नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर में इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से छाया हुआ है नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा का प्रकरण, जहां पर अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी आमने सामने हो गए हैं। टकराव की स्थिति पिछले 15 दिनों से दिखाई दे रही है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं। आखिर इस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और जिला प्रशासन इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रहा है? इसमें दोषी कौन है, जवाबदेह कौन है, जवाबदार कौन है? ढेर सारा सवाल होगा। इस समय नगर पंचायत के माननीय अध्यक्ष ओंकार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, एवीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले एवीएन प्लस के दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं और खासकर आपको ज्ञानंद भाई को भी नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लोकतंत्र में यह शोभा नहीं देता है। बड़ा गरिमामयी पद है अध्यक्ष का, बड़ा गरिमामयी पद है अधिशासी अधिकारी का। दोनों का जिस तरह से फजीहत हो रहा है, कभी आपका कभी उनका, और वहीं दूसरी तरफ जनता का काम पूरी तरह से अटका पड़ा हुआ है इस विभाग के कारण। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जनता को भी बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि जो ये पूरा विवाद ईओ से हो रहा है, इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसमें थू-थू हो रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नगर पंचायत का अध्यक्ष हूं, मैं संस्था का अध्यक्ष हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि जनता के प्रति जवाबदेही, और मैं जनता के प्रति जवाबदेही हूँ। उस काम को करवाने के लिए मुझे अगर ईओ को कुछ आदेश निर्देश देना पड़े तो मैं दूंगा, और अगर उसका पालन वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि उनकी गलती मानी जाती है। अगर जनहित का मुद्दा हम उठाते हैं और जनहित के लिए हम काम करना चाहते हैं और हमें काम करने से रोका जाएगा तो दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। काम करने से रोका जाएगा? कौन सा काम करने के लिए आपको रोका गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है और वो अपने उद्बोधन में बार बार कहते रहते हैं कि अतिक्रमण युक्त होना चाहिए। अगर कोई अवैध अतिक्रमण कहीं किया हो तो उसको उस पर तत्काल कार्रवाई करके 15 दिन में शासन में रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। उसी के पदचिन्हों पे चलते हुए मैं भी नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा का अध्यक्ष होने के नाते मैं भी अतिक्रमण के खिलाफ एक आवाज बुलंद किया हूँ। उस आवाज के क्रम में 2 महीने से ये आवाज लगातार बुलंद किया हूँ। उस बुलंद होने की वजह से मैंने अधिशासी अधिकारी से निवेदन किया कि आप एक पत्र प्रेषित करो और 15 दिन से ध्वनि यंत्र के द्वारा पूरे नगर पंचायत परिक्षेत्र में उसका मैंने ऐलान करवाया कि जो भी बंजर जमीनें, चकमार्ग हैं, खलियान की जमीनें, कब्रिस्तान की जमीनें, ये सब खाली कराई जाएं और स्वतः छोड़ दें। 15 दिन ऐलान कराने के बाद हमने एक लेटर संयुक्त हस्ताक्षर से ईओ के और अपने संयुक्त हस्ताक्षर से उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र प्रेषित किया। पत्र प्रेषित में ये किया कि हमें एक जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दीजिए और पुलिस प्रशासन उपलब्ध करा दीजिए ताकि हम वो अतिक्रमण हटा सकें। 27 तारीख का डेट रखा गया था। उसके पहले थाना अध्यक्ष बसखारी का एक लेटर प्राप्त होता है, वो भी अधिशासी अधिकारी के नाम प्राप्त होता है। हमारा लेटर उप जिलाधिकारी महोदय को गया था। तो आप बताइए, थाना अध्यक्ष को उस लेटर का जवाब देने का कौन सा औचित्य बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि हमने पत्र प्रेषित किया था उप जिलाधिकारी महोदय के। उप जिलाधिकारी ने उस पर कोई जवाब ना देते हुए दिक्कत पैदा की। उसने कोई जवाब नहीं पैदा उन्होंने कोई जवाब उसका नहीं दिया, बल्कि थाना अध्यक्ष ने ये कहा कि कुंभ का मेला चल रहा है। वो भी किसको संबोधन किया? अधिशासी अधिकारी को। हमको संबोधन नहीं किया, अधिशासी अधिकारी को संबोधन किया, उनको बताया। पत्र दे रहे हैं आप और संबोधित किया जा रहा है अधिशासी अधिकारी को। पत्र दे रहे हैं आप उप जिला मजिस्ट्रेट को और जवाब दे रहा है पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, ये दिक्कत है। तो मैंने इस संबंध में अरे क्या कहा जाए। अच्छा, मैं इस संबंध में आपको और अवगत करा दूं। इस संबंध बड़ी हास्यास्पद स्थिति है अध्यक्ष जी कि इन जितने अधिकारी हैं इनको कैसे पद पर रखा गया। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, और इसमें और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जब मैंने इस संबंध में 27 तारीख की घटना के संबंध में जब मैंने सीओ साहब से बात किया तो उन्होंने कहा, व्हाई नो, आप कौन होते हैं मैं आपको पुलिस देने वाला? तो मैंने कहा, भाई मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ, आप जनप्रतिनिधि हो।
आपको हम पुलिस फोर्स नहीं दे सकते, आपका अधिशासी अधिकारी हमसे मांगे हम देंगे उसको। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, ठीक है भाई साहब, मैंने गलती कर दिया, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहना चाह रहा था आपसे कि पुलिस फोर्स दे दीजिए, अतिक्रमण हटा देते हैं। लेकिन आप नहीं, मैं गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई भाई साहब, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। उनका इशारा कहीं उस तरफ तो नहीं। अब कितने वोट आपको मिला हुआ था? मुझे 4700 से ज्यादा वोट मिला हुआ था। तो उनका इशारा कहीं ये तो नहीं कि 4700 लाठी तो आपके पास आई है? नहीं, अब पता नहीं उनको क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम है, ये उनकी सोच है। फिर इस मामले में पूरी तरीके से मैं उसके बाद 27 तारीख को मेरे कर्मचारी 27 तारीख को जाते हैं वहाँ पे, हटाने नहीं जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। मेरे एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ था कि कुछ लोग और दुकानें वहाँ अस्थायी रूप से बना रहे हैं। तो मैंने अपने कर्मचारियों को भेजा, मैंने कहा जाके देख लो क्या स्थिति है, उनको रोको और उनको रोक के उसका निरीक्षण कर लो, जो दिक्कतें वो बताओ। जब वहाँ पे वो हमारे कर्मचारी पहुँचे, तो जब कर्मचारी पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो आतताई जो भूमाफिया हैं, भूमाफिया पर्दे के पीछे हैं, उनके पीछे जो उनके गुर्गे हैं, वो आके हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने लगे। अभद्रता जब करने लगे तो सारे, उसके बाद एसओ साहब का फोन आता है, पुलिस वहां गश्त करती है। अब देखिए यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरफ आप पत्र ले रहे हो कि हमारे पास पुलिस फोर्स की कमी है, और दूसरी तरफ आप वहां पे 5-6 पुलिस वाले रन कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं रन कि हम देखते हैं ये लोग करते क्या हैं। फिर एक सिपाही हमारे बड़े बाबू से बात कराता है, एसओ महोदय ने हमारे बड़े बाबू से ये कहा कि वहां से आप तुरंत हट जाओ, वरना एफआईआर आप लोग के ऊपर दर्ज। मतलब जो कब्जेदार हैं, जो अनलीगल तौर पर कब्जा किए हैं, उनकी मॉनिटरिंग यहाँ का प्रशासन नहीं कर रहा है। जो हटवाना चाहता है, अपने राजधर्म का पालन कर रहा है, उसके एक्टिविटी की मॉनिटरिंग कर रहा है। बिल्कुल यही बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल यही बात, यही बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे थानाध्यक्ष महोदय हमारे बड़े बाबू से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एफआईआर। तो बेचारा बड़े बाबू क्या ना करता, अध्यक्ष होता तो सवाल जवाब करता, बड़े बाबू क्या करता, उसका काम है लिखा पढ़ी करने का। वो बेचारा चुपचाप खाली हाथ होके वापस चला आया। वापस जब आता है और सारी बातें हम लोग को बताता है, तो मैंने आनन फानन में तत्काल मैं आदेशित करता हूं अधिशासी अधिकारी को एक पत्र के माध्यम से कि तत्काल आपातकालीन बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, और तत्काल फोन पे सबको सूचना दिया गया, माननीय सभासद महोदय को सूचना दिया गया। उसमें 13-14 सभासद आप आए थे, और उस बैठक में, उस बोर्ड की बैठक में बैठक हुई, और बैठक में अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, मैं भी मौजूद रहता हूँ। माननीय सभासद महोदय उनको पूरी बात को अवगत करा जाती है। जब उनको पूरी बात अवगत कराई जाती है, तो माननीय सभासद महोदय पूरे बोर्ड यह निर्णय लेता है, जब तक इन आतताइयों, जब तक इन भूमाफियाओं गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ऐसा है देख जी, माननीय आताताई, माननीय भूमाफिया बोलिए तो हो सकता है उनके समर्थक खुश हो जाएं, है ना, क्योंकि उनको जो संरक्षण और समर्थन दे रहे हैं उनको पीड़ा पहुंचेगी। आप इस तरह से बोल रहे हैं तो उनको पीड़ा, अब कौन उनको समर्थन दे रहा है ये आप अच्छी तरह से झेल रहे हो, आपका विरोध कौन कर रहा है। इसलिए माननीय आताताई, माननीय कब्जेदार, माननीय भूमाफिया बोलिए तो थोड़ा ताजगी महसूस होगा उन लोगों को जो आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं भूमाफिया को माननीय नहीं बोल सकता, मैं इन लोगों को माननीय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इनको परसे देने वाले को माननीय जरूर बोल सकता हूँ। इनके परसे देने वालों को माननीय जरूर बोल सकता हूँ। दूसरी चीज, अभी घटना मैं बता रहा हूँ आपको, हमने ये तय किया और उसके बाद हमने उसमें बोर्ड में प्रस्ताव लाके तय किया। वो बोर्ड प्रस्ताव की कॉपी हमारे पास मौजूद है, उसको ले सकते हैं, जिसको चाहिए वो मिल सकता है। तो उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया, जब तक इन गुर्गों के खिलाफ मारपीट नहीं हुई, अभद्रता हुई, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया, इसका एप्लीकेशन इस पे तय हुआ कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। सामूहिक रूप से सभी लोग इस पे सहमत हुए, सबने सिग्नेचर किया, सबकी सहमति बनी और सबने लिखित तौर पे, लेटर पैड पे लिखित तौर पे सबने सिग्नेचर किया। सब बोर्ड से बड़ा पावर तो मुझे लगता है नगर पंचायत में किसी के पास नहीं है। अगर बोर्ड ने ये तय कर दिया कि हम बहिष्कार करेंगे, तो फिर बात आप बताइए, ये पुलिस प्रशासन 5 दिन तक 25,000 जनता, मैं उस जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नगर पंचायत की जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा इसमें कहीं कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने मेरा सहयोग किया। उन्होंने इसलिए सहयोग किया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पीड़ा है, जो उनका दर्द है कि जो सरकारी भूमि खाली होना चाहिए, उस पर मेरी लड़ाई है। तो उन लोगों को इस बात का एहसास है। तो 5 दिन तक
मशक्कत करता रहा, बहुत मेहनत करता रहा। 5 दिन तक मेरी जनता गंदगी के अंबार में पड़ी रही, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के लोग, इनके कान में जूं तक नहीं रेखती है। इसको सोचने की बात है, जनता इसको सोच सकती है, जूं तक नहीं रोकती है। उसके बाद जब मैं पुलिस अधीक्षक से निवेदन करता हूं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अर्जेंट मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा चेयरमैन साहब शाम को आ जाइए, अभी समय नहीं है। तो मैं शाम को फ़ोन करता हूं, तो मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया और 1 घंटा 42 मिनट उन्होंने मुझे टाइम दिया, समय दिया। उन्होंने एक बात कही कि इस मामले में आप जिलाधिकारी महोदय से बात कर लीजिए। मैंने कहा मैं उनसे कतई बात नहीं करूंगा। इसलिए नहीं बात करूंगा क्योंकि जब मैं उनसे कहा, इन सब मसलों में मैंने उनसे कहा कि मैं अर्जेंट बात करना चाहता हूं, बहुत ज़रूरी मुझे बात करनी है, उन्होंने मुझे समय दिया। तो मैं जनप्रतिनिधि हूं, मेरा एक सम्मान है, एक स्वाभिमान है। जब तक मेरा स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो फिर मैं क्यों इनसे मिलने जाऊंगा? क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं जनता से बनाया हूं, जनप्रतिनिधि हूं। मैं किसी अधिकारी, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया जनप्रतिनिधि नहीं हूं। जनता का आशीर्वाद है, मेरे लिए जनता ही भगवान है। यशस्वी मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है योगी आदित्यनाथ जी का, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ उसको मुक्त कराया जाए। बहुत सख्त आदेश आता है। आखिर में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भय यहाँ के अधिकारियों को क्यों नहीं है? आपसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप संघ और बीजेपी दोनों से जुड़े हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं अधिकारियों से। इनके अंदर खौफ क्यों नहीं है मुख्यमंत्री का? देखिए, मैं बता दूं कि ये खौफ नहीं क्यों है, ये तो भगवान जानते हैं। ये भगवान जाने, माननीय योगी आदित्यनाथ जाने, हमारे जिले के एमएलसी साहब जाने, हमारे जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष जी जाने, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जी जाने, ये सब जाने। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता, एक छोटे से नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। हमारी क्या हैसियत है कि हम इनसे सवाल कर सके? हमारे जो नेता है, हमारे जो नेतृत्व करता है, वो पूछे इनसे। मैं तो कहता हूँ खुलेआम मीडिया बंधु को प्रचारित करें, प्रसारित करें, मुझे बैठाएं, इन लोगों को बैठाएं। अगर मैं गलती करता हूं, मेरी गलती है, तो मुझे तुरंत पार्टी पनिशमेंट दे। अगर ये गलती की है तो इनको तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। दूसरी चीज मैं बार बार कहता हूं, अच्छा आप बताइए, ये नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा हमेशा आजादी के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, बसपा के अध्यक्ष रहे। ये नगर पंचायत 28 साल, मुझे लगता है 15 और 25, 37-38 साल हो गया नगर पंचायत के लगभग बने हुए। इसमें कभी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं हुआ। अब आप भी जानते हो, महाराज जी भी ये बात कहते हैं, हमारी पार्टी भी ये बात कहती है कि सपा बसपा में बहुत सारे लूट खसेट हुए और बहुत सारी चीजें उल्टा सीधा हुई। ये सारी चीजें हुई तो क्या आप विश्वास कर सकते हैं? नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा एक संवेदनशील इलाका है। वहां पे कभी भूमाफिया, कभी सजा याफ्ता अपराधी की पत्नी वहाँ चेयरमैन हुआ करती थी, कभी जो सैयद गौस साहब उसकी पत्नी जो कि अपराधी प्रवृत्ति का, वो भी चेयरमैन। तो इनके सामने किसी की आवाज़ बुलंद करने की ताकत है? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब 28 बीघा राजस्व ग्राम सभा को 28 बीघा जब कब्रिस्तान के रूप में दर्ज होता है और सरकार उनको देती है कि आप अपनी कब्रगाह बनाइए, तो वहीं बगल में 32 बीघा का बंजर भूमि है। तो अब बंजर भूमि भाई नगर पंचायत की जमीन होती है, लेकिन जब 2012 के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष जब गौस साहब की पत्नी बनी तो उन्होंने क्या किया, वो 32 बीघा जो बंजर है उस पर वो नियत खराब करके उस पर कब्जा कराने की कोशिश करने लगी। अब 28 बीघा जो कब्रिस्तान भूमि दर्ज है उस पर 300 दुकानें इन आतताइयों ने, इन अपराधियों ने, इन भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा करा दिया। अब कब्रिस्तान कहाँ बने, कब्र कहाँ बनेगा? अब कब्र जब कब्रिस्तान नंबर पे दुकानें बन गई तो फिर बंजर जमीन तो खाली पड़ी है। उस पर आप देखिए, मैं एविडेंस भी दूंगा इसका। उस पर खेल हुआ करता था, क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था, बहुत सारे खेल हुए वहाँ पे। उसमें राष्ट्रमंडल का उसमें मंडल स्तरीय रैली हुई है इस स्कूल की तरफ से, बहुत सारी चीजें हुई, वो सब प्रूफ के तौर पे दूंगा। लेकिन वो जो 32 बीघा जब 2012 में ये चेयरमैन बने इनकी पत्नी, तो उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, उसको अपने दबंगई के 32 बीघा चेयरमैन ये थे तो नगर पंचायत कुछ बोलती नहीं, तो कुछ भापिया एक कमेटी बनाकर उस पर अपना कब्जा जमा लिए। अब जो मेन कब्रिस्तान है उस पर दुकान लगी है और जो बंजर की जमीन पे वो कब्रिस्तान बनाने की फिराक में है। जैसा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम 1-1 इंच जमीन वापस ले लेंगे। वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया का बोर्ड है, तो हम 1-1 जमीन इंच वापस ले लेंगे। तो मैं तो उन्हीं का तो शिष्य हूं, मैं उन्हीं के पार्टी का चेयरमैन हूं, तो
तो मैं क्यों ना अपने नगर पंचायत में एक एक जमीन, अपने एक एक सरकारी इंच जमीन वापस लूं? क्यों ना लूं? मैं तो लूंगा। अध्यक्ष जी, नगर पंचायत अध्यक्ष ओंकार गुप्ता जी, हाँ, आप संघ के व्यक्तित्व हैं और जितने सम्मानजनक ढंग से आदरणीय लगा करके आवेश में आते हैं, फिर भी आप आदरणीय लगाना नहीं भूलते हैं। ये आपकी क्वालिटी है। आप जो आंदोलन छेड़े हुए हैं, आप पट्टा की मांग कर रहे हैं, आप खुद के लिए मांग कर रहे हैं, आखिर में प्रशासन के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उसका अभाव है, या प्रशासन के जहन में क्या कुछ है कि जिस कारण से कोई भी मदद करने के लिए आपका तैयार नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि किछौछा में एक चीज को समझना पड़ेगा आपको। किछौछा में दो तबके का मुसलमान है। एक तबका जो है वो बड़ा मुसलमान है, जो अपने आप को कौम का रहबर कहता है। क्या कहता है? कौम का रहबर हूँ, और वो इस्लाम धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार करता है। एक कौम ये है, एक धड़ा ये है। दूसरा धड़ा ये है जो गरीब मुसलमान है, जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, जो अपनी दुकानदार चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना लूम चलाते हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं। एक धड़ा ये है। बड़े मुसलमान, मैं चैलेंज करता हूँ, बड़े मुसलमान जो यहाँ पे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अपने आप को सैयद भी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ जिला प्रशासन से इनकी जांच करा लीजिए, और मैं एविडेंस भी दूंगा। तो कितनों का खानका, कितनों की बिल्डिंगें धाराशायी ना हो जाएं तो आप कहिएगा। एक चीज हो गई बात। दूसरी चीज, प्रशासन की भूमिका की बात बता रहा हूं। प्रशासन को यही बड़े टोपी वाले, तबड़ी बड़ी दाढ़ी वाले आगे जिला कलेक्ट्रेट में बढ़िया बढ़िया मिठाई खाकर और बताते हैं कि चेयरमैन वहां दंगा करा देता है। अरे भाई साहब, मैं दंगा करा देना चाहता हूं तो आप जिलाधिकारी हो, आप जांच कराओ ना। मैंने कप्तान साहब को यही निवेदन किया। मैंने कहा एक गोपनीय आप पुलिस अधिकारी लगा दीजिए किछौछा में, मैं बता दूंगा कि यहाँ गलत हो रहा है, तो वो उस पर जांच करा दीजिए। सत्य हो तो आप कार्रवाई कीजिए, ना सत्य हो तो मत कार्रवाई कीजिए। हमारा तो ये कहना है ना कि अगर सत्य हो आप पहले जांच कराइए, अगर सत्य पाते तो आप कार्रवाई कीजिए। अध्यक्ष जी, शासी अधिकारी कुर्सी पर बैठे हुए थे, आप जमीन पर, फर्श पर बैठे हुए थे। वह तस्वीर कितना पीड़ा पहुंचाया आपको? देखिए, पीड़ा नहीं पहुंचाया, ये अफसरशाही जो है ये हावी है, और खासकर अंबेडकर नगर में अफसरशाही बहुत हावी है। क्योंकि कोई सच इसे आप लोकतंत्र मानते हैं कि अंबेडकर नगर में? नहीं, मैं इसलिए इसको लोकतंत्र नहीं मानता, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, जब जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाएगी तो जनता का क्या हाल होगा ये तो भगवान जानते होंगे, भगवान ही जानते होंगे क्या हाल होगा। मतलब आप जनता को न्याय दिलाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं? देखिए, मैं बताऊं, जो नगर पंचायत की कुर्सी मिली है तो वो जनता के भरोसे मिली है, और जनता ही मेरे लिए भगवान है। अधिकारी आज यहाँ पे जिले में हैं, कल इनका अनन्य जगह स्थानांतरित हो जाएंगे, तो फिर इनसे दुआ सलाम तो रहेगी ही रहेगी, नहीं रहेगी, नाराजगी रहेगी तो अपने घर पे रहेंगे। लेकिन जनता, किछौछा की जनता तो मेरे साथ है। किछौछा की जनता के पास बीच में मुझे रहना है, तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा कि क्या चेयरमैन साहब आप अधिकारियों से मिल गए, आपने पैसा खा लिया? उनका आरोप तो यही लगेगा ना मेरे ऊपर। और जब मैं 5 साल बाद चुनाव में जाऊंगा, कहेंगे आपने किया क्या? आप एक तो कब्रिस्तान खाली नहीं करा पाए, एक बंजर जमीन तो खाली नहीं करा पाए, तो आरोप। अध्यक्ष जी, अगर मान लीजिए प्रशासन आपका सहयोग नहीं किया, आपको फोर्स अवेलेबल नहीं कराया, आपको मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं कराया, आप इंक्रोचमेंट हटाने में सफल नहीं हुए, आप जो है नियुक्ति का जो घोटाला की बात आई है उसको दूध का दूध पानी कराने में सफल नहीं हुए, आप जो है अन्य जो ढेर सारी मांगे हैं उसको पूरा करवाने में सफल नहीं हुए, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जनता सब कुछ जान रही है, और मैं जो भी मुझे नगर पालिका एक्ट 1916 नगर पालिका एक्ट 1916 में मुझे जो भी अध्यक्ष का पावर मिला हुआ है वो सारे काम मैं करूंगा। मुझे किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरा सहयोग करते हैं, जो भी मुझे शक्ति प्रदान की गई है नगर पालिका एक्ट में, जो भी मुझे विधि संगत, उसका मैं प्रयोग बाखूबी करूंगा, उसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता है। आप अगर बिना फोर्स के जाएंगे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, तो वहाँ आमादा फौजदारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो क्या आप इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? देखिए, मैं प्रशासन से बार बार मांग कर रहा हूँ, मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ कि वो मुझे पुलिस फोर्स उपलब्ध कराएं। अगर ना उपलब्ध कराए तो बात सुन लीजिए, अगर मैं कह रहा हूँ पुलिस फोर्स उपलब्ध कराएं या मुझे मजिस्ट्रेट, अगर वो नहीं कराते हैं
तो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसकी शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, उनकी शिकायत हमने उसके ऊपर के अधिकारियों से करेंगे, अपनी बात प्रभारी मंत्री जी से कहेंगे, अपनी बात जितने बड़े नेता ऊपर के हमारे पार्टी के हैं हम सबसे उसकी शिकायत करेंगे। जिस तरह से आप अन्याय, अत्याचार, कब्जेदारी, माफियागिरी, भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से आप अचानक फाइटर मैन की तरह, जैसे आप 2020 मैच खेल रहे हो, पिच पर उतरते ही तुरंत दे चौका दे छक्का चालू कर दिया है आपने। कभी भ्रष्टाचार को लेकर के आप खड़े हो जाते हैं, ऐलान कर देते हैं, कभी इंक्रोचमेंट, कब्जेदारी, माफियागिरी, और जो खूंटा गाड़ करके इतने दिनों से बैठे हैं अपने बादशाहत का, उनका सिंहासन हिलाने की आप कोशिश करते हैं। इसको देख करके लोग कयास लगा रहे हैं कि 2027 पर आपकी नजर है। देखिए, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको कि पहली बात तो ईश्वर एक है और इंसान जब जन्म लेता है तो मरता भी है, और उसके जो कर्म होते हैं उसी को दुनिया याद रखती है। और मेरा कहने का मतलब है, अगर कम उम्र में और मुझे चेयरमैन बना दिया है किछौसा की जनता ने, तो मुझे लगता है कि मैं पूरा 5 साल बीत जाएगा, कर्ज नहीं उतार पाऊंगा इसका। तो अगर मैं इस दरमियान मेरे साथ कोई अनहोनी घटना भी घटती है तो मुझे इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जनता की सेवा के लिए बना हूँ। एक आदमी जब पैदा होता है तो मरता है, तो अगर इस कार्य को करने में मेरी जान भी क्यों ना चली जाए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। राम बाबू भी इसी तरह से बयान दे रहे, वो दें तो उनको अभी भी दुनिया याद कर रही है कि राम बाबू कोई नाम था, इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जाता है। तो अगर ऐसी घटना मेरे साथ घट जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ ये दुनिया कहेगी कि ओमकार गुप्ता ने मैदान छोड़ के भागा नहीं, शहीद भले से हो गया। तो शहीद होना कबूल है, मैदान छोड़ के भागना कबूल नहीं। आपके संगठन के ही तमाम लोग प्रतिद्वंदी बन करके अंदर पर्दे के पीछे दिखाई दे रहे हैं कि 2027 में ओमकार गुप्ता टिकट के दावेदार बनने के लिए इस तरह से हाईलाइट हो रहे हैं, और कहीं न कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि तमाम बड़ी ताकतें जो है प्रशासन पर दबाव डाल रही हैं कि ओमकार गुप्ता को हाईलाइट ना होने दिया जाए। देखिए, जब मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकूँगी, 2027 बहुत दूर है और हमारा संगठन बहुत मर्यादित संगठन है। हम लोग अनुशासन वाले कार्यकर्ता हैं और हम लोग इस सब बातों पे जवाब नहीं देते हैं। पार्टी हमको कह देगी कि झाड़ू उठाना है तो झाड़ू उठाएंगे, पार्टी कह देगी ये जमीन पे बैठो तो जमीन पे बैठना है। हम लोग पार्टी के अनुशासन वाले कार्यकर्ता हैं, हम लोग किसी से लड़ने के काम नहीं करते। हाँ, लेकिन हक और हुकूक के लिए हम कलेजा निकालने का भी काम करेंगे। आपने जो अतिक्रमण हटाने का अभियान छेड़ा है शिव धनुष तोड़ने जैसा है, और मुझे लग रहा है कि अभी तक ढेर सारे लोगों ने आजमाया, हिला तक नहीं पाए। आप उठा करके तोड़ने की मन बना चुके हैं, तो क्या तोड़ ले जाएंगे? जिस दिन हेलमेट लगा के और नगर पंचायत अध्यक्ष होने के जिस दिन उस करबला मैदान में पहुंचूंगा, उस दिन नगर पंचायत अशरफपुर किछौसा की 25,000 जनता मेरे साथ मिलकर उन भूमाफियाओं को, उन कब्जेदारों को, उन अवैध अतिक्रमणियों को उखाड़ के फेंक देगी। उसमें ना प्रशासन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। हमारी 25,000 जनता ही तय करेगी कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी चीज, वो जो कब्रिस्तान खाली हो रहा है, मैं हिंदूवादी चेयरमैन हूँ, लोग मुझे ये आरोप लगाते कि हिंदूवादी चेयरमैन हूँ। मैं कहता हूँ कब्रिस्तान का मर्तबा क्या है। ये जो बड़ी बड़ी टोपी लगा के, दाढ़ी रखा के ये जो बताते हैं इस्लाम क्या है, तो मैं उनको बताता हूँ इस्लाम क्या है। इस्लाम में ये कहा गया है कि कब्रिस्तान में आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो। उसको उर्दू भाषा में कहा जाता है, उस स्थान को शहर खामोशा कहा जाता है कि ये शहर खामोश, यहाँ पे शांति रहनी चाहिए। आप बता दो कि वो कब्रिस्तान किसी के बाप दादे की तो होगी, तो उस पर क्या लैट्रिन बाथरूम होनी चाहिए? कतई नहीं होनी चाहिए। वो मेरी सोच क्या है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन साहब इस कब्रिस्तान को खाली करा के किसी दूसरे व्यक्ति को एक दुकान लगवाने के लिए दे देंगे। तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, कब्रिस्तान पे एक भी दुकान मेरे रहते हुए नहीं लग सकती, एक भी दुकान नहीं लग सकती। दूसरी चीज, कब्रिस्तान की मैं उसको बाउंड्री वाल नहीं, मैं उसको तार से घेर कर उसको सेव करके उस पर लिखूंगा आम कब्रिस्तान, मुसलमानों का आम कब्रिस्तान। वो अपना जाएं, वहाँ फातिया पढ़ें, वहाँ पे फातिया पढ़ के वहाँ साफ सफाई रहे, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे, वहाँ पे जिनाकारी ना हो, वहाँ पे बलात्कार ना हो, वहाँ पे दुकानदार ना हो, लैट्रिन बाथरूम ना, इसकी चेष्टा है। उसके जस्ट बगल में
जो हमारी 32 बीघा की कब्रिस्तान जब हम 28 बीघा खाली करा के मुसलमानों को दे देंगे कि अपना कब्रिस्तान यूज करिए, तो बेचारे कब्रिस्तान आराम से। और ये भी जानकारी बता दूं आपको कि एक कब्र जहां बनती है, इस्लाम में ये भी कहा गया है कि एक कब्र जहां बनती है वहां पे 80 कब्र दफन होते हैं, उसी पे 80 मुर्दे दफन होते हैं। तो 28 बीघा कब्रिस्तान राजस्व ग्राम दरगाह, राजस्व ग्राम सभा का मतलब कितना हो गया? लगभग 2,000-2,500 की संख्या। तो 2,500 की संख्या जब हो गई तो 2,500 28 बीघा कब्रिस्तान कम थोड़ी होता है, नहीं होता कम। हमारी लड़ाई की 28 बीघा जब कब्रिस्तान उनको दे देंगे हम, तब बगल में जो हमारी 32 बीघा बंजर भूमि है उसको हम बेहतरीन सुंदर नगर पंचायत की जनता के लिए एक खेल मैदान बनाएंगे, खूब सुंदर एक पार्क बनाएंगे, और जो भी चीजें जनता की जरूरत की चीजें होंगी उसको बनाने का काम करेंगे। इस्लाम के बारे में आप इतना जानते हैं, आप रामचरितमानस, रामायण, गीता के अलावा कुरान का भी अध्ययन किए हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत मोहम्मद साहब ने एक बात कही थी, मैं आम मुसलमानों से भी कहूँगा। हजरत मोहम्मद साहब ने एक बात कही थी कि अगर जब कोई जुल्म होता है तो अगर आपके पास ताकत नहीं है, अगर आपके पास ताकत है तो आप ताकत से लड़िए उससे, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप मुंह से उससे लड़िए, मुंह से कहिए कि गलत हो रहा है। लेकिन अगर इतनी भी ताकत आपके पास नहीं है तो मन में कहिए कि गलत हो रहा है। और अगर मन में भी नहीं कह पाते हैं तो आप इतनी समय सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उस पर लिखिए कि चेयरमैन ओमकार गुप्ता सही काम कर रहे हैं कब्रिस्तान के पक्ष में। तो मैं आम मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि वो भी मेरे साथ आए। ये कब्रिस्तान की लड़ाई आम मुसलमानों की लड़ाई है। जो बड़े लोग हैं, जो लगभग मैं आपको बताऊं, ये 300 दुकानों से करते क्या है, मेरी बात समझिए। 300 दुकानों से हर दुकान से 3,000 रुपया महीना किराया लेते हैं। आप जोड़िए 9 लाख रुपए महीने, 9 लाख महीना, जो कि वो शासकीय संपत्ति कब्रिस्तान है, आम जनमानस की जमीन कब्रिस्तान है। तो ये 4-5 लोग मिलकर एक कमेटी बनाकर ये 9 लाख रुपया करते क्या है? तो सालाना जोड़ लीजिए, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा इनकी कमाई है। तो 1 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा करेंगे? ये कहीं खर्चा किए? नहीं खर्चा किए। ये तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो एक कमेटी फर्जी बनाकर इन लोगों ने क्या किया, 250 ग्राम तेल, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल। अरे शर्म करो आप लोग, ये हराम की कमाई, कब्रिस्तान की कमाई गरीब मजलूमों को बांट रहे हो। अल्लाह ताला कभी आपको माफ नहीं करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगी आप। चेयरमैन साहब, बड़ी लंबी वार्ता हो गई। अभी तक हमने देखा कि भगवान राम का जो ओज है वो भी आपके अंदर दिखाई दिया। मोहम्मद हजरत साहब की तमाम चर्चाएं आपने किया, इस्लाम क्या कहता है वो भी चर्चा किया। कहीं न कहीं आप ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जहां पर हर कौम के लोग रहते हैं और सब लोगों ने आपको चुन करके उस सिंहासन तक, उस आसन तक पहुंचाया है। और आप अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए यहाँ तक आपने कह दिया है कि आने वाले समय में आप हेलमेट लगा करके उतरेंगे अगर आपका साथ प्रशासन नहीं दिया तो। और यह ऐलान शायद प्रशासन के माथे पर पसीना ला देगा। ईश्वर करे कि प्रशासन को भगवान इतनी सद्बुद्धि दे कि वह नौबत ना आए कि आपको हेलमेट लगा करके उतरना पड़े। लेकिन आपका यह जो अभियान है, आपने जिस तरह से यलगार बोला है, आपने जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को, अतिक्रमणकारियों को, सबको चुनौती दिया है, उसमें आपको सफलता मिले। एवीएन न्यूज प्लस के जितने भी दर्शक देख रहे हैं और पिछौछा के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पूरा अंबेडकर नगर जिला और सीमावर्ती जनपदों से लेकर के सऊदी अरब के तमाम लोग देखते हैं एवीएन न्यूज प्लस को। विदेशों में जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो सब देखते हैं। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ शुभकामना कि आपका जो ये मिशन चल रहा है उस मिशन में आप सफल हो। अगर आपके विरोधियों को, विपक्षियों को ऐसा लगता है कि आप 2027 की व्यक्तिगत तौर पर तैयारी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामना कि उनके मुंह में क्या कहते हैं, गुड़ शक्कर सरस्वती बैठे और आप आगे प्रगति करें और लोगों का इसी तरह से सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।